एक बार एक पब्लिक मीटिंग में छात्रों से मीट में एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि प्राय छात्रों से मिलते रहते थे, आपने देखा होगा, छात्रों से उन्हें बड़ा प्यार था, उनको मोटिवेट करने में उन्हें बड़ा मज़ा आता था, आप कह सकते हैं, या बड़े सरल तरीके से बच्चों की भाषा में ही वो बच्चों को जो मोटिवेट किया करते थे, जो बड़ा अच्छा लगता था मुझे। तो एक बार किसी ऐसी मीटिंग में एक बच्ची ने अब्दुल कलाम से पूछ लिया कि सर, हाउ डू यू गेट सक्सेसफुल। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम ही मैं आपको बता देना, अबुल फ़कीर ज़ैनुद्दीन अब्दुल कलाम, ये उनका पूरा नाम था, बड़ा लंबा नाम है, क्लिष्ट नाम है, साउथ में ऐसे ही नामकरण होते हैं। तो उनसे पूछ लिया कि मतलब आपके सक्सेस का कारण क्या है, कैसे आप सक्सेसफुल हुए। तो उन्होंने बताई चीज़ें अपनी कि आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए, यू शुड हैव अ ड्रीम, यू शुड हैव ए हार्ड वर्क, यू शुड हैव ए परसिवेंस, लगातार आप अपने काम में लगे रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए ईमानदारी से, और एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी। यानी कुल उनका मूल मंत्र था कि आपके पास फर्स्ट ड्रीम, स्वप्न होना चाहिए कि आपको बनना क्या है। उस स्वप्न को पूरा करने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो हैं कि धैर्य आपके अंदर हो, आप लगातार अहर्निश उस अपने स्वप्न के लिए कार्य करें, और आप किसी कठिनाई से न डरें, और हार्ड वर्क करें, कंटिन्यूअस करें, तो एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। इफ़ अर्जुन के बारे में आपने सुना होगा कि जब वो निशानेबाजी की प्रतियोगिता हो रही थी, तो अर्जुन से जब द्रोणाचार्य ने पूछा, ने लोगों से पूछा, तो लोग कह रहे थे कि पेड़ पे कहीं मछली एक टांगी गई थी और टारगेट दिया गया था कि मछली की आँख में आपको निशाना लगाना है। तो उन्होंने लोगों से पूछा, और जो भी प्रतियोगी वहाँ थे, तो सब ने कहा कि किसी ने कहा पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा मछली दिख रही है, किसी ने कहा कि इस तरह से लोगों ने अपने आंसर दिए। लेकिन जब उन्होंने अर्जुन से पूछा तो अर्जुन निशाना साध चुका था, और उसका कहना था कि गुरुदेव, मुझे सिर्फ और सिर्फ मछली की आँख दिख रही है। यानी कि ये कमिटमेंट होना चाहिए अपने गोल को लेके, जो भी ड्रीम आपका है, ड्रीम को लेके। तो कुल मिला के अब्दुल कलाम का ये कहना था, और ये वीडियो आप देखिए जो उन्होंने कहा था। Sir, how did you become so great? How did I become so great? That's a question. Well, which class you are sitting? What's your dream in life? Well, I don't know. I personally believe you must have a dream. Say, I must have a dream. I must have a dream. I must continuously acquire knowledge. I must continuously acquire knowledge, Hard work hard work, and perseverance. and perseverance. One should not be afraid of problems. Not afraid of problems. Then you will be successful. Okay? तो कहने का मतलब है कि किसी भी सफलता के लिए स्वप्न होना ज़रूरी है, और स्वप्न के लिए कार्य करना ज़रूरी है। उसके सपनों को पूरा करने के मार्ग में जो अवरोध आ रहे हैं, उन अवरोधों को पार करना ज़रूरी है। मित्रों, आज अम्बेडकर जयंती है, और अम्बेडकर जी निश्चित रूप से एक महान व्यक्तित्व थे। उन्होंने जैसे तैसे शिक्षा ग्रहण की, मतलब जितनी अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण एक व्यक्ति कर सकता है उन्होंने करी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उन्होंने कह सकते हैं कि महानता की, एक शैक्षिक योग्यता की एक ऊंचाई हासिल करी। और मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि आज आप देश में देखिए तो एक नव अम्बेडकरवादी युवाओं, जिनको कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा कि वो जातिगत युवा हैं, जो अम्बेडकर को अपनी जाति से जोड़ के उनकी महानता का गुणगान गाते रहते हैं। और मेरा प्रश्न यहाँ ये है कि भारत का संविधान, जिसका निर्माण जो है 299 सदस्यीय समिति ने किया था, यानी कि 299 लोगों ने लगभग 4 से 5 सालों तक अथक श्रम किया, तब भारत का संविधान अपने प्रारूप में आया, जिसकी हस्तलिखित प्रति तैयार की गई, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। और इस हस्तलिखित प्रतिलिपि को लिखने का जो काम किया वो थे आपके प्रेम बिहारी रायजादा जी। प्रेम बिहारी रायजादा जी ने
6 महीने के अथक प्रयत्न से, प्रयास से वो निब वाली जो पेन होती थी, जो स्याही में डुबा के लिखी जाती थी उसमें, उस पेन से उन्होंने 6 महीने के अथक प्रयास के बाद संविधान की मूल प्रति को खूब सुंदर इटैलिक कह सकते हैं फॉन्ट में उन्होंने जो है लिखा उसे। तो मैं ये कहता हूँ कि जब भी संविधान की बात आती है तब ये क्यों कहा जाता है कि संविधान अम्बेडकर ने लिखा। ठीक है, बहुत बड़ा योगदान था उनका, वो उस कमेटी के अध्यक्ष थे, लेकिन अगर कोई अध्यक्ष होता है तो इसका मतलब नहीं है कि जो 299 लोगों का श्रम है। जब हम ये कहते हैं कि संविधान के रचयिता अम्बेडकर, संविधान अम्बेडकर जी ने लिखा, संविधान अम्बेडकर का है, हमारे अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, तो क्या उन 299 लोगों को अपमानित नहीं करते हैं हम? क्या उस प्रेम बिहारी राजादा जिन्होंने 6 महीने के अथक प्रयत्न से इसको जो है हस्तलिखित बनाया था, उनका अपमान हम नहीं करते हैं? ये जो तरीका विकसित हुआ है देश में, ये तरीका हमेशा मेरी आलोचना का पात्र है। मैं ऐसे तरीके की घोर आलोचना करता हूँ। अब एग्जाम्पल के तौर पे जो लोग आजमगढ़ के श्रोता जुड़े होंगे, आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय बना, लंबे जन आंदोलन के बाद आजमगढ़ को एक विश्वविद्यालय मिला, और उस विश्वविद्यालय का नाम जो है सुहेल देवराज विश्वविद्यालय क्यों रखा गया? किसी ने प्रश्न पूछा? उस विश्वविद्यालय को शहर से बहुत दूर बना दिया गया। चलिए, वो तो एक बार बात समझ में आती है कि सरकार बहुत पैसे खर्च करके शहर के आसपास ज़मीन नहीं लेना चाह रही थी, जो भी कारण रहे हों, जो भी राजनीतिक कारण रहे हों, लेकिन इसका नाम सुहेल देवराज विश्वविद्यालय क्यों रखा गया? आजमगढ़ के विकास में महाराजा सुहेल देव का क्या योगदान है? क्या कोई जानता है इसको? क्या आजमगढ़ में, जो कि दुर्वासा ऋषि की भूमि थी, चंद्रमा ऋषि की भूमि थी, जो दत्तात्रेय की भूमि थी, जो अल्लामा शिबली नोमानी की भूमि थी, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की भूमि थी, जो राहुल संकीर्तन की भूमि थी, क्या आजमगढ़ में ऐसे लोग नहीं थे जिनके नाम पे इस विश्वविद्यालय का नामकरण किया जा सकता था? लेकिन नहीं किया गया, जिसका एकमात्र कारण अगर मुझे समझ में आ रहा है तो वो है राजनीति, गंदी राजनीति, बेशर्म राजनीति। ये गंदी और बेशर्म राजनीति का खेल अगर आप देखेंगे तो ये जो है पूरे देश में लगातार जो है चल रहा है। संविधान सिर्फ अम्बेडकर ने लिखा, 299 लोगों की कोई चर्चा नहीं कभी उनकी, न तो कोई जयंती, न कोई उनका जन्मोत्सव, ये तो दूर की बात है, उनका नाम तक हम नहीं जानते हैं कि वो 299 लोग कौन थे जिन्होंने लगातार वर्षों तक अथक परिश्रम करके भारत के संविधान की रचना की। यही स्थिति आज भी आप देख लीजिए। आज आप देखिए कि भाजपा की सरकार है, 2 ही मास्टर ब्लास्टर हैं इस पूरी सरकार में, अन्य मंत्री हैं, 42-43 कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री हैं, न जाने कितने अनगिनत IAS IPS लगे हुए हैं जो है सरकारी कार्यों में। लेकिन अगर मास्टर स्ट्रोक कोई मार रहा है तो वो सिर्फ 2 बैट्समैन हैं, वो या तो नरेंद्र मोदी मास्टर स्ट्रोक मार रहे हैं या तो फिर अमित शाह मास्टर स्ट्रोक मार रहे हैं। इन 2 प्लेयर के सिवा कोई जो है मास्टर स्ट्रोक नहीं मार रहा, कोई भी स्ट्रोक मार ही नहीं रहा, कोई प्लेयर ही नहीं, कोई बल्लेबाज ही नहीं, सारे नकारा निकम्मे जो है बैठे हुए हैं। शायद इस परिभाषा के से अगर कहा जाए तो सिर्फ 2 ही लोग पूरे देश को चला रहे हैं। इन्हीं के निर्णय, यानी एक चाणक्य का निर्णय है, किसी जगह जीत जाए तो चाणक्य की बुद्धि से जीत गए, हार गए तो फिर नहीं, चाणक्य नहीं दिखता है, वो समाचार ख़त्म कर दिया जाता है, वो चाणक्य नीति की बात कुछ दिन के लिए बंद कर दी जाती है, जब तक कि कोई अगला चुनाव भाजपा जीत न जाए, और तब फिर आता है कि वह चाणक्य नीति थी। और अगर देश में कोई अच्छा कार्य हो जाए तो मास्टर स्ट्रोक ऑफ नरेंद्र मोदी, अगर नोटबंदी जैसा कोई बुरा काम हो जाए तो उसको भुला दिया जाता है, फिर वो ये नहीं कहा जाता कि नरेंद्र मोदी क्लीन बोल्ड, ये शब्द आप नहीं कभी सुने होंगे। ओनली आप सुने होंगे कि मास्टर स्ट्रोक 6 आउट ऑफ स्टेडियम, लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि क्लीन बोल्ड नरेंद्र मोदी। कि कई सारी गेंद ऐसी आपको देखने को मिलेंगी जिसने क्लीन बोल्ड किया है, लेकिन कमेंटेटर चुप हो जाते हैं। तो कुल मेरा कहने का मतलब, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पूरे तरीके की निंदा कर रहा हूँ। जो राजनीतिक कारणों से जो भी कृत्य हो रहे हैं इस देश में, मैं उनकी निंदा कर रहा हूँ। बताइए, आजमगढ़ विश्वविद्यालय
राज्य विश्वविद्यालय का नाम सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय रखने की क्या जरूरत थी? सुहेलदेव का क्या योगदान रहा? किस मकसद से रखा गया? सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति थी। ओम प्रकाश राजभर उस समय इन लोगों से नाराज़ थे, तो इन लोगों को लगा कि विश्वविद्यालय का नाम अगर सुहेलदेव रख देंगे, सुहेल महाराजा सुहेलदेव, तो आजमगढ़ के जो राजभर बिरादरी के लोग हैं वो भाजपा से जुड़ जाएंगे। यही मनसा थी, इसके सिवा कोई मनसा नहीं थी। मतलब इतने घटिया घटिया निर्णय, घटिया घटिया कार्य। अरे तमाम लोग थे आजमगढ़ के जिन्होंने आजमगढ़ का नाम वैश्विक मंच पर रोशन किया, उनके नाम से रखा जा सकता था। कोई नाम नहीं रखते तो सिंपल सा आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय रख देते, जो बहुत ही खूबसूरत नाम अपने आप में। तो मेरा ये वीडियो का मकसद मेन यही था कि वो जो नव अम्बेडकरवादी हैं, मैं उन्हें एक संदेश देना चाहता हूँ कि भैया अम्बेडकर के क्रियाकलापों को देखिए, अम्बेडकर कैसे महान हुए इसको भी देखिए। अम्बेडकर किसी आरक्षण के भरोसे नहीं महान हुए, न तो अम्बेडकर चाहते थे कि जो है उनकी जो पिछड़े वंचित हैं देश के, उन्हें बहुत ज़्यादा आरक्षण दिया जाए। हाँ, उन्होंने 10 साल की एक बात रखी थी, वो भी SC ST के लिए सिर्फ, कि जो लोग अति पिछड़े हैं, अति कुचले और दबे हुए लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों को आगे निकाल दिया जाए इन 10 सालों में, ताकि वो लोग नेतृत्व कर सकें अपने समाज का, अपने जाति का। लेकिन हुआ क्या? उसका लाभ क्या हुआ? वो आरक्षण एक बीमारी बन गया इस देश में। और आज अम्बेडकर के नाम पे जो लोग अम्बेडकरवादी हैं, वो अम्बेडकर नहीं बनना चाहते हैं। वो कतई उनके अंदर वो परसिवेंस नहीं है, वो हार्ड वर्क नहीं है, वो ड्रीम नहीं है। वो ये ड्रीम नहीं पाल रहे हैं जो अम्बेडकर ने कहा या अम्बेडकर चाहते थे कि आगे बढ़ें आप, योग्य बने आप। सबको सिर्फ और सिर्फ आरक्षण चाहिए, पकी पकाई थाली चाहिए, जो एक बीमारी। मैं तो कहूँगा कि अम्बेडकर की ये भूल थी। मैं तो कहूँगा अगर अम्बेडकर को सच में इसमें फिर से जीवित कर दिया जाए तो वो पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं करेंगे अपनी इस व्यवस्था पर, जो उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था बनाई थी। वो उनका जो स्वप्न इस आरक्षण के पीछे रहा होगा, निश्चित रूप से महान रहा होगा। आज हमने जो है इसे राजनीतिक हथियार बना के रख दिया, और इस आरक्षण के चलते देश को कितनी क्षति हुई है ये शायद कोई अनुमान लगाने के लिए ही नहीं तैयार है। अपने व्यक्तिगत लाभ में, अपने जातीय लाभ में इस कदर लोग अंधे हुए हैं कि ये नहीं दिख रहा है कि आरक्षण कितनी क्षति पहुंचा रहा है। आरक्षित वर्ग जो है कितना पीछे होता जा रहा है। ज़रूरत तो है कि योग्य बने आरक्षण के। मैं आज खुले मन से कहूँगा, खुले मन से और खुले मन से कह रहा हूँ कि आरक्षण का जो तरीका है इसमें जल्द से जल्द बदलाव किया जाना चाहिए। अगर राष्ट्र हित में अगर लोग सोच रहे हैं, जो ये क्षेत्रीय दल उभर के आए हैं, जो जाति की राजनीति करते हैं, इन्होंने आरक्षण को एक बीमारी बना दिया है। आज एक बैकवर्ड क्लास भी है। बैकवर्ड क्लास में कुछ ऐसी जातियाँ हैं, मैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं तो लोग नाराज़ हो जाएंगे। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भी कहते हैं, एक तरफ कहते हैं बड़े बहादुर हैं, बड़े साहसी हैं, बड़े महान हैं, हम कहाँ किसी से डरते हैं, हम कहाँ किसी से डरते हैं। लेकिन जब भीख लेने की बात आती है आरक्षण की, तो सबसे पहले कटोरा लेके खड़े हैं, छोड़ना ही नहीं चाहते हैं वो कटोरा। अरे भैया तुम महान कैसे हुए फिर, जब तुम अपने आप को खुद ही आरक्षण के तरीके से मान रहे हो कि तुम जो है दबे हुए हो, कुचले हुए हो, पिछड़े हो, तो फिर ये कहना छोड़ो कि तुम बड़े साहसी, बड़े हिम्मती, बड़े बहादुर और बहुत बड़े हो। तो मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो स्वप्न है, मैं जो देख रहा हूँ कि अगर देश में आरक्षण का स्वरूप दूसरा होता, मीन्स आरक्षण का स्वरूप ऐसा होता कि जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, उन्हें शिक्षित करने के सारे संसाधन जो है बनाए जाते, उन्हें मुफ्त की शिक्षा दी जाती, उन्हें मुफ्त का भोजन दिया जाता, उन्हें कपड़े दिए जाते, यानी कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता देश में कि जो हमारे कमज़ोर लोग हैं ये मजबूत हो जाते हैं। और फिर जो है आज आप देखते एकदम पूरी परिस्थिति ही अलग होती है। आज ये वर्ग जो आज भी आरक्षण के पीछे भाग रहा है, अभी और आरक्षण के पीछे भाग रहा है, अभी वो जाति जनगणना के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अभी उसको लग रहा है कि आरक्षण उसको कम है। अरे ऐसे जीवन भर हमेशा आरक्षण की लाइन में आप रह जाएंगे, कमज़ोर रह जाएंगे। कभी भी उस वर्ग को आप कम्पीट नहीं कर पाएंगे जो सामान्य वर्ग है। मैं सामान्य वर्ग को किसी जाति से नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं एक वर्ग से जोड़ रहा हूँ। जो लोग पढ़े लिखे हैं, मैं उन हर व्यक्ति को सामान्य मानता हूँ। जो अपनी योग्यता के दम पे जो है आगे बढ़े हैं, मैं हर उस व्यक्ति को सामान्य मानता हूँ। लेकिन जो लोग आरक्षण के माध्यम से
अपनी के माध्यम से आगे बढ़े, मैं उन्हें कतई जो है सामान्य नहीं मानता हूँ। वो सामान्य हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सामान्य होने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से वो नहीं आए हैं। उन्हें डायरेक्ट जो है सीढ़ी द्वारा, लैडर द्वारा जो है उन्हें ऊपर पहुंचा दिया गया है सामान्य की सीढ़ी में, और वो सामान्य के बीच कभी भी सामान्य नहीं हो सकते। उन्हें ऐसा फील होता होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मैं सौभाग्य या दुर्भाग्य से सामान्य जाति में पैदा हुआ हूँ और सामान्य सुविधाओं का ही लाभ मैं लेता रहा हूँ, इसलिए मैं महसूस कर सकता हूँ कि कोई जो सामान्य नहीं है उसे लैडर द्वारा अगर सामान्य की भीड़ में पहुँचा दिया जाएगा तो कैसा वो फील करता होगा, आई डोंट नो। उसको उसकी आर्थिक मजबूती ज़रूर आ जाती होगी, वो एक पद पा जाता होगा, सैलरी पा जाता होगा, लेकिन मानसिक जो योग्यता होती है वो कहाँ से आएगी, वो तो नहीं आ सकती। तो मेरा कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो सामान्य थे, मैं कहूँगा, जिनको जो लोग उनको जो है दलित और वो कहते हैं, वो सोचें, अपनी परिभाषा को बदले। अम्बेडकर दलित नहीं थे, दलित नहीं रह गए थे। वो दलित माँ बाप की औलाद जरूर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी योग्यता से, अपने श्रम से, अपनी मेहनत से अपने आप को सामान्य की श्रेणी में पहुँचा लिया था, और वो एक योग्य सामान्य थे। सामान्य में भी जो एक हाईली सामान्य होते हैं, वो उस वर्ग में, उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो कहीं से भी दलित नहीं थे। तो जो दलित आज उनके नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जो उनके नाम पे एक अम्बेडकरवाद का वो जहर फैला के बैठे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अम्बेडकर के नाम का इस्तेमाल मत करिए, अम्बेडकर बनने की कोशिश करिए, इसमें आपका फ्यूचर है। तो मैं उन सारे अम्बेडकरवादी युवाओं से आग्रह करूंगा अंत में कि अम्बेडकर के चरण चिन्हों को फॉलो करिए। अम्बेडकर कैसे, किस रास्ते से, कितनी मेहनत से, कितने संघर्ष से अपने आप को दलित से सामान्य की श्रेणी में ले गए, उस श्रेणी में ले जाने की कोशिश करिए। सरकार से मांगना है तो आरक्षण मत मांगिए, सरकार से मांगना है तो जाति जनगणना मत मांगिए, सरकार से अपना हक मांगिए, सरकार से अपना अधिकार मांगिए, शिक्षा का अधिकार मांगिए, योग्य बनने का अधिकार मांगिए। सरकार से कहिए कि आपके लिए सारे संसाधन मुहैया कराए ताकि आप मजबूत बन सकें, आप जो है योग्य बन सकें, आप काबिल बन सकें, आपकी मानसिक अवस्था जो है सामान्य की श्रेणी में पहुंचे। तब ये देश बदलेगा। जब पूरा देश का हर जो मानसिक स्तर है वो उच्च होगा, तब ये देश बदलेगा। अमेरिका में आप कालों को देख लीजिए एज एग्जाम्पल, कितने पिछड़े थे, वहाँ कोई आरक्षण नहीं दिया गया। उन्होंने लड़ा, वो लड़े, अपने हक के लिए लड़े, वो लड़े शिक्षा के लिए लड़े, वो लड़े ज्ञान के लिए लड़े, वो लड़े। और आज आप देखेंगे कि अमेरिका में कालों का एक कहीं से कोई बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं है। वो कुछ मानसिक रोगी हर समाज में रह जाते हैं, वही कुछ गिने चुने मानसिक रोगी अमेरिका में रह गए हैं जो श्वेत अश्वेत के नाम पे लड़ाई करते हैं। अन्यथा अश्वेतों ने आज श्वेतों के बराबरी में आके खड़ा कर लिया अपने आप को। और भारत को देखिए आप, इस आरक्षण के गलत तरीके के चलते, इस आरक्षण की भीख के चलते आज भी भारत के दलित गाँव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। मैं अपने गाँव को एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, कुछ चंद लोगों को छोड़ के पूरा गाँव आज भी ठीक वैसा ही है जैसा मेरे बचपन काल में था। शिक्षा का स्तर उनके अंदर वही है जो मेरे बचपन में था। कहीं से कोई आगे बढ़ता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है शैक्षिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे। तो ये दुष्परिणाम रहा इस आरक्षण की विधि का, इस आरक्षण की नीति का दुष्परिणाम रहा है कि वो लोग योग्य बनने की लड़ाई में आगे ही नहीं आ रहे हैं, और सरकारें हैं कि उन्हें आगे आने नहीं देना चाहती हैं। ये जातीय राजनीतिक दल जो हैं उन्हें हर हाल में मूर्ख बनाए रखना चाह रहे हैं। उन्हें मुफ्त का राशन दिलवा रहे हैं, उन्हें मुफ्त का घर दिलवा रहे हैं, उनके झोपड़ी तक आरसीसी सड़कें बनवा रहे हैं। लेकिन स्कूलों की अवस्था क्या है, उन्हें कोई चिंता नहीं है। सरकारी स्कूल ध्वस्त हो चुके हैं, सरकारी अस्पताल जो उनके स्वास्थ्य की सुविधा है ध्वस्त हो चुकी है। उन्हें शिक्षा मिले न मिले, उन्हें स्वास्थ्य मिले न मिले, उन्हें जाति के नाम पे जो है आरक्षण जो है ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि वो जो है इस अंधी दौड़ में लगे रहें भीख पाने की, आरक्षण पाने की। तो मेरी उस हर अम्बेडकरवादी से आज डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे ये अपील है, ये दुहाई है कि अम्बेडकर बनने की लड़ाई लड़िए, अपने हक को पाने की लड़ाई लड़िए, योग्य बनने की लड़ाई लड़िए, आरक्षण रूपी भीख के लिए मत लड़िए। और मैं इस सरकारों से अनुरोध करूंगा कि अरे भैया शर्म करो, कुछ तो शर्म करो तुम लोग, कुछ तो देश के फ्यूचर की सोचो, कुछ तो इन युवाओं के भविष्य की सोचो। तुम अपने वोट की राजनीति के लिए, अपनी सत्ता की लालच में देश को और कितना पीछे ले जाओगे, और कितना पीछे ले जाओगे इस देश को तुम लोग। भाई बदलो अब देश
नहीं बदलोगे तुम लोग तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि दुनिया जो है, जापान अमेरिका जो है 6वीं जनरेशन के फाइटर प्लेन बना रहे हैं। मैं अगर एक युद्ध वाली बात करूँ और तमाम चीज़ों में तो हमसे आगे हैं ही, वो हमेशा रहेंगे। वो अगर आप युद्ध की, आप अभी भारत में जल्दी राफेल आया था, ख़रीद के आया था, वो भी उधारी का नहीं था, वो तो मतलब ख़रीद के आया था, यहाँ का निर्माण नहीं था वो। यहाँ तो अभी भी हम लोग जो है वो ब्रह्मास्त्र लेके बैठे हुए हैं कि ब्रह्मास्त्र की खोज हमने करी थी। वो ब्रह्मास्त्र अभी भी हमारे पीठ पे टंगा हुआ है, ऐसा लगता है तमाम जो भारतीय हैं कि ब्रह्मास्त्र हमारे पास था, अग्न्यास्त्र हमारे पास था, ये अस्त्र हमारे पास था, वो अस्त्र हमारे पास था। अरे था तो आज कहाँ है? आज तुम्हारे एक एक हथियार जो है विदेशों से ख़रीदे गए हथियार हैं। तुम जिस राफेल की बात कर रहे हो, वो राफेल उसकी जो गणना है वो 4.5वीं जनरेशन है, यानी 4.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन माना जाता है। आज अमेरिका और जापान के पास 6 जनरेशन के फाइटर प्लेन्स हैं, उनके बनाए हुए। तुम्हारा जो है वो भी ख़रीदा हुआ, वो तुम्हारी टेक्नोलॉजी नहीं है, तुम्हारी मानसिक अवस्था नहीं है वो। तुम कुछ 10, 20, 25, 50 तो ख़रीद के ला रहे हो। तो ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए। राजनीति ने इस देश को जो है ध्वस्त करके रख दिया है। जाति राजनीति ने, धर्म के नाम पे राजनीति ने, और वोट की राजनीति ने, सारे नेता, सारी पार्टियां सिर्फ जो है 24 घंटे अगर आप देखेंगे तो कुर्सी बचाने की लड़ाई में मस्त हैं। ये कब जो है देश के लिए सोचते हैं, कब देश के लिए काम करते हैं, मैं नहीं समझ पाता हूँ इस बात को। नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा वो प्रधान सेवक हैं। तमाम समाचार आते थे कि मोदी जी राष्ट्र के लिए 18 घंटे काम करते हैं। अरे उनके कार्य करने के समय की ज़रा गणना करके कोई मुझे बताए कि वो करती क्या असल में है। असल में वो करते हैं कि चुनाव प्रचार करते हैं। वो 18 घंटे में जो उनका 16 घंटे है वो चुनाव प्रचार करने में बीतता है, और संभवतः जो 2 घंटा शेष है वो भी सोचने में बिताते होंगे कि कल क्या बोलना है, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। तो कुल मिला के वी आर नॉट ऑन राइट ट्रैक, इसमें कोई दो राय। जितने प्राकृतिक संसाधन हमारे देश के पास थे और हैं, इतने लुटने के बाद भी प्राकृतिक रूप से इतने रिच क्षेत्र में हम बसे हुए हैं, इतना रिच रहा है भारतीय देश, भारत और भारतीय समाज की। आज भी हम चाहें तो फिर से जो है दुनिया के साथ कदम से कदम और कंधा से कंधा मिला के चल सकते हैं, अगर हमारे देश की राजनीतिक संरचना जो है सुधर जाए, अगर हमारे देश की सामाजिक फैब्रिक जो है, इसमें जो जातिवाद का जहर है, जो धर्म के नाम पे जहर है, इन जहरों को अगर हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए किसी तरह से। मैं नहीं जानता हूँ कैसे मिटेगा ये। मैं अपने स्तर पे जो भी प्रयास करता हूँ, मुझे बड़ा कठिन लगता है। लोगों के अंदर ये जहर कूट के भरा हुआ है, जाति का जहर, धर्म का जहर इतना गहरी तक कूट के भरा है कि मुझे लगता है कि नसों में जो खून बहता है, हमारे जो लहू, जो रक्त है, उस रक्त बीज, ये रक्त के जो रक्त कण जो होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ और लाल रक्त कणिकाएँ, ये संभवतः वहाँ तक पहुँच गया है जातिवाद और धर्मवाद हमारे देश में। तो यही मेरी अपील रहेगी आज अम्बेडकर के नाम पे, अम्बेडकर जी के नाम पे, कि अम्बेडकर बनने की चेष्टा करें देश के युवा, जो भी अम्बेडकरवादी हैं या नॉन अम्बेडकरवादी हैं। खासकर अम्बेडकरवादियों से ही ये गुहार है कि अम्बेडकर बनने की कोशिश करिए। उनके नाम पे जो है राजनीति करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और मैं फिर से कहूँगा कि अम्बेडकर जी दलित नहीं थे, वो सामाजिक रूप से दलित रहे होंगे, लेकिन मानसिक रूप से वो सामान्य वर्ग से आते थे। तो युवाओं से यही अपील अंत में फिर एक बार कि अम्बेडकर बनिए। अम्बेडकर कैसे अम्बेडकर बने उसको देखिए, उसके बारे में सोचिए कि आप अम्बेडकर जैसा कैसे बन सकते हैं, या अम्बेडकर कह सकते हैं कि आप अम्बेडकर जैसा कैसे बन सकते हैं। ये सोचिए, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। उस एक अम्बेडकर के बाद आज तक इस देश में कोई दूसरा अम्बेडकर क्यों नहीं पैदा हुआ, इस पे सोचिए। क्योंकि कोई अम्बेडकर के पदचिन्हों को नहीं फॉलो कर रहा है। अम्बेडकर के नाम पे राजनीतिक अखाड़े बन गए, राजनीतिक मंच बन गए और राजनीतिक लोग पैदा हो गए। वो अम्बेडकर कैसे थे, कैसे बने अम्बेडकर, वो
वो उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। उनके दिमाग में सिर्फ चीज़ें हैं कि अम्बेडकर के नाम पे अम्बेडकर को एक जाति से संबोधित करके, अम्बेडकर को एक जातिगत पहचान दे के उनके नाम का इस्तेमाल किया जाए, दुरुपयोग किया जाए, और अपनी जो है अपने राजनीतिक लाभ उठाए जाए। तो अम्बेडकर बनिए बस। नमस्कार, धन्यवाद।